हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध बलदियाती निजाम से मुतालिक आने वाले फैसले के बाद से सिंध की सियासत में हलचल सी मच गई है। सिंध हुकूमत की मुखालिफ और गुज़श्ता कई हफ्तों से सरापा एहतजाज तमाम अपोजिशन जमातें इस फैसले को अपनी कामयाबी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की पिसपाई गिरदान रही है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत भी इस फैसले के बाद सियासी तौर पर भरपूर मुतारिक हो गई है। दिलचस्प बात लेकिन यह है कि सिंध हुकूमत इस मामले में अपोजिशन जमातों के दरमियान तफरीक को सियासी फायदे के लिए भी इस्तेमाल करने के दर पे है। आज का सारा दिन इस फैसले से मुतालिक सिंध हुकूमत की दौड़े लगते हमें दिखी, जो कि अच्छी बात है। सबसे पहले वज़ीर आला सिंध ने काबीना इजलास में इस फैसले पर सर हासिल गुफ्तगू की और इस पर अमल दरामद के लिए वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सरबराही में कमेटी बनाई, जो तमाम अपोजिशन जमातों को इस फैसले पर अमल दरामद के लिए साथ लेकर चलेगी। 2 हफ्तों में ये काम जो है अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन अभी भी सिंध हुकूमत इस फैसले पर मनोअन अमल करने के लिए अपोजिशन का दावा यह है कि तैयार नहीं दिखती। वजीर इत्तलात सईद गनी के बकौल इस फैसले की जो शिके वाजे हैं उन पर तो अमल हो जाएगा, लेकिन जो वाजे नहीं है उनकी वजाहत तलब होगी, यानी अपील में भी जा सकते हैं। सईद गनी साहब यहां तक कह गए कि साबिक चीफ जस्टिस ने अपने टेन्योर के आखिरी दिन यह फैसला सुनाकर अपने माजी के फैसले से कराची की जाने वाली तबाही का डैमेज कंट्रोल किया। ये कहा है कि कोई तरक्याती स्कीम जो है वो नहीं कर सकते। इशू है इसके अंदर, भाई इस वजाहत तलब है, इसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो कमेटी है बैठ के इसको देखेंगे कि भाई किस हद तक हम जाएं, इसमें रिव्यू फाइल करें कि इसकी मजीद जो है वो क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट हमें दे। कमेटी बनाई है, हम ये सारे पहलू उसके देखेंगे। जो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें कोई क्लैरिटी होगी हम फौरी तौर पर कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें कर देंगे, हमने की भी हैं, इससे पहले ही कर दी, फैसले से पहले कर दी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए शायद हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मजीद क्लैरिटी दरकार होगी, वो हम लेंगे। अब सिंध की बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस फैसले के बाद से हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने की कोशिश में। MQM की पिटीशन पर आने वाले इस फैसले के बाद से MQM तो फूले नहीं समा रही। पहले ही अपने एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद के बाद से MQM सिंध हुकूमत से दस्तो गरेबां थी। वहां अब इस फैसले ने MQM को सिंध हुकूमत को ललकारने का एक और मौका फराम कर दिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी के मुताबिक यह फैसला सबकी कामयाबी है और अगर वोट से बात नहीं बनेगी तो हम रोड से मनवाएंगे। कानूनी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ऐवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, और हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर सड़क का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। अब वज़ीर आला मुराद अली शाह की हुकूमत ऐसा करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल MQM की बात पर कान धरती कमी दिख रही है। उल्टा MQM मुखालिफ जमातों के साथ इसी बल्दियाती कानून पर सर जोड़ने में जो है वो मसरूफ है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जमात इस्लामी के मरकज़ का दौरा किया, जिनके बकौल जमात इस्लामी से मुआहदे के मुताबिक बल्दियाती कानून में तरामीम होंगी और नासिर हुसैन शाह की कमेटी जो है वो 2 हफ्तों में ये फैसला सुनाएगी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतालिक जमात इस्लामी भी पीपल्स पार्टी की हम ख्याल दिखती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार देते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यह फैसला 2013 के एक्ट के हवाले से नहीं है। उसके बाद भी असेंबली में उस वक्त भी कहा था कि जी हम इसमें तरामीम के लिए तैयार हैं, हमें पता ही हमने जल्दी में किया है। हमें ये मसला था कि हमें 30 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को कानून देना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने खैर मकदम किया है और हम समझते हैं कि वो बहुत बुनियादी बात है कि जिसके नतीजे में डेवोल्यूशन ऑफ पावर इंश्योर होती है, और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये प्रोसेस पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाए। हम ये भी समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में इंतखाबात का अमल डिले नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी के बाद सिंध हुकूमत की कमेटी के सरबराह नासिर हुसैन शाह और उनकी टीम ने अपोजिशन की एक और जमात और इस वक्त भी कराची में 4 रोज से धरना दिए मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी से मुलाकात की। अपोजिशन जमातों में मौजूद जो एक तफरीक है वो इस कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस पर अमल दरामद से मुतालिक कन्फ्यूजन और गैर यकीनी जो है वो मजीद बढ़ा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तमाम अपोजिशन जमातों को मुश्तरका तौर पर इस फैसले से मुतालिक सिंध हुकूमत पर अगर वो समझते हैं कि ये अवाम के मफाद में है तो वो उनके साथ बैठ जाएं। वहीं यही जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर वार करने या एक दूसरे से इस फैसले का क्रेडिट छीनने में भी मसरूफ दिख रही हैं।
मैं जमात इस्लामी के कारकुनान माओ बहनों से शदीद हमदर्दी का भी इजहार करता हूँ कि आपके साथ धोखा हो गया है। कल तक मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम साहब को मामू बना दिया, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि हाफिज नईम साहब ने पूरी जमात इस्लामी को मामू बना दिया। अब तो खैर फैसला आ गया है, तो अब आपके मुज़ाकरात की किसी चीज़ की अब कोई हैसियत नहीं है। अब इस बात पे धरना दें कि जल्द अज जल्द ये कवानीन इस पे अमल हो। वो एमक्यूएम जो कि हड़तालें करने वाली पार्टी मशहूर थी, उसने 2013 में जब कराची के ऊपर शब खून मारा जा रहा था, उसका सारा हक लिया जा रहा था, उसने एक पत्थर रोड पर नहीं फेंका, उसने अपनी वजारतें नहीं छोड़ी, उसने अपनी गवर्नरशिप नहीं छोड़ी, और वो पार्टनर्स इन क्राइम रही, अपने हिस्से की रिश्वत की बोटी लेकर कौम के हिस्से का पूरा बकरा कुर्बान कर दिया और दे दिया। ये मामला क्या सियासत की नजर हो जाएगा? ऑल्दो के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे ये भी पूछेंगे कि मुराद अली शाह ने, उन्होंने हमारे शो में ही कहा था कि मुराद अली शाह ने उनको कॉल की है और हम सोच रहे हैं और हम उनको जवाब देंगे, लेकिन अभी तक एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का बाकायदा जवाब नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, सिंध की सियासत में हलचल तेज हो गई है। होना तो ये चाहिए था कि फैसले के बाद आप एक नया बल्दियाती एक्ट लाकर अपोजिशन जमातों से मुशावरत करके उसको असम्बली से मंजूर करवा लें, खासतौर पर 140A की गाइडलाइन के तहत, बजाय इसके कि आप एक एक के पास जाएं और उनको मनाएं। आदिल, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनन पढ़ा होगा, जी जी जी, उस पूरे फैसले में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है, उसके 2 सेक्शंस को कलअदम करार दिया गया है। बाकी उस पूरे कानून पर कोई बात नहीं कही गई। तो मैं तो इसको इस तरह लेता हूं कि ये कानून जो है वो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी एमक्यूएम की जानिब से, वो 2017 में हुई और आखिरी इसकी जो हेयरिंग हुई वो अक्टूबर 2020 में गालिबन हुई। अच्छा, उसको भी आप तकरीबन ये समझ लें कि कोई 15 महीने गुजर गए हैं जब आखिरी मरतबा उसकी हेयरिंग हुई और उसका फैसला जो है वो कल आया है। जब अक्टूबर 2020 में इस पिटीशन पर लास्ट टाइम हेयरिंग हुई थी, तो उस वक्त के कानून में और 2021 के कानून में जो हमने तरामीम कर ली है, उसके अंदर 2021 की जो तरामीम हुई है वो मजीद बेहतर हो गई है। जिन चीजों की निशानदही सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में की है, उनमें से कई चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन पहले ही मेरे को लगा दिया। हमने जमात इस्लामी के साथ जब हमारी बातचीत हुई और मुज़ाकरात कामयाब हुए, तो पहले वो वाटर बोर्ड का मेयर को चेयरमैन था, बाद में उसको चेयरमैन कर दिया। ये चीजें इससे पहले की हुई हैं। हमने प्रॉपर्टी टैक्स की जो कलेक्शन थी वो इस फैसले से पहले ही जो है वो लोकल काउंसिल्स को दे दी थी। हमने इस फैसले में भी जिक्र नहीं है उसका, लेकिन इस फैसले से पहले 10 सूबाई महकमे जिसमें पुलिस, एजुकेशन और हेल्थ शामिल है, उनको जवाबदेह किया है इन बल्दियाती इदारों के सामने। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर दुरुस्त पहले से कर दी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट 2013 के कानून को दुरुस्त समझता है और सिवाय 2 सेक्शंस के जो उन्होंने निकाल दिए हैं, वो भी मैं समझता हूं कि शायद हमारे लिए कोई इतनी परेशान कुल बात नहीं है। वो जो 74 सेक्शन है, उसी तरह का एक सेक्शन जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 का था उसमें भी मौजूद था। लगभग उसी तरह के वर्डिंग्स डिफरेंट है, लेकिन मफहूम उसका वही है। सेक्शन 130 था। अच्छा, आइन के अंदर आर्टिकल 147 अगर आप पढ़ें, उसका भी मफहूम इसी तरह का है जो ये कहता है। और मेरा अपना अंदाजा है, मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन शायद दीगर सूबों के भी जो कवानीन हैं बल्दियात के, उनके अंदर भी इससे मिलता जुलता कोई सेक्शन जरूर मौजूद होगा। तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कानून को नहीं छेड़ा और उसको रखा है, और उसके साथ साथ हमें ये कहा है कि कुछ और कवानीन हैं जिसमें कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का उन्होंने कहा है, केडीए का कहा है, एलडीए का कहा, एमडीए का कहा, उन तमाम कवानीन में भी कोई स्पेसिफिक उसके कोई सेक्शन से उनको उन्होंने कलअदम नहीं करार दिया, किसी की निशानदेही नहीं की। उन्होंने अलबत्ता ये कहा है कि उन कवानीन को जो है वो जो बल्दियाती इदारों के इख्तियारात हैं उसके साथ देखा जाए कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो है उससे मुतसादिम है, उनको हुकूमत ठीक कर ले। अब हम इन तमाम कवानीन को देख रहे हैं और देखने के बाद उन कवानीन में तब्दीली कर रही है हमने।
हमने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में कोई तरमीम नहीं करनी है। छोटी मोटी जो होगी वो हम जरूर करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर जो मेजर चेंजेस हो सकती हैं वो दीगर कवानीन में होगी। तो अच्छा एक कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी मान लिया है, आप कहते हैं उसको फेंक के। सैयद गनी साहब, इस पर मैं मजीद आपसे सवालात करता हूं, लेकिन आज आपने एक स्टेटमेंट दी कि जी चीफ जस्टिस साहब ने अपने आखिरी फैसले से माजी के जो फैसले हुए थे जिससे कराची में तबाही हुई उसको डैमेज कंट्रोल किया, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक तो जो मैंने कहा उसको मैं आपको बता दूं, ये मेरा ख्याल है। और एक ऐसी पिटीशन जिसकी आखिरी 13वीं सुनवाई जो है वो अक्टूबर 2020 में हुई हो और 15 महीने का वक्त था, ये फैसला उस दौरान भी आ सकता था। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब अपनी नौकरी के आखिरी दिन उस फैसले को जारी करेंगे और उससे पहले कराची में उनके मुतल्लिक जो लोगों के ख्यालात हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने रिपोर्टर्स भेजिए, जिन जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई आप खुद बता देंगे। तो मेरा अपना अंदाजा है और इससे शायद कई लोग इत्तफाक भी करेंगे, कई खुला भी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तबाही उनके फैसलों की वजह से कराची में आई है, जिससे लोग मुतासिर हुए, परेशान हुए, तकलीफ में हैं, दरबदर हुए हैं, उससे थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है ताकि वो बता सकें कि जी उन्होंने बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने का एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। तो मेरा अपना ख्याल ही है। चले सैयद गनी साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन वज़ीर इत्तलात सिंध से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोकल बॉडीज एक्ट सिंध पर बात हो रही है। सईद गनी साहब, अब तो कमेटी बना दी गई है, 2 वीक में उसने फैसला करना है नासिर हुसैन शाह साहब की सरबराही में। अब आपका लाए अमल क्या होगा? जमात इस्लामी से आपने बात कर ली, लेकिन उस पर एतराज़ यह है कि वो इतने बड़े स्टेक होल्डर्स तो नहीं है जितने MQM या तरीके इंसाफ है, तो क्या आप उनसे भी बात करेंगे, उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे? देखिए, बातचीत तो हम सबसे करने को तैयार हैं। आदिल, पहले दिन से जब ये असेंबली के अंदर करारदाद आई, जो अमेंडमेंट्स आई थी, उस दिन से लेके आज तक जो मीडिया पे ज्यादा बात करते रहे हैं उसमें नासिर शाह साहब हैं, मुर्तजा वहाब हैं, मैं हूं, या सीएम साहब ने कहीं कहीं बात की है। हम में से किसी शख्स ने किसी मौके पर यह नहीं कहा कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। हमने हमेशा ये कहा कि इस कानून में बेहतरी के लिए जहां से जो तजावीज़ आएंगी, अगर वो बेहतर होंगी, काबिल अमल होंगी, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। अगर जमात इस्लामी की तरफ से कुछ चीजें आई, हमने उसको कंसिडर किया। अगर PSP से बात कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें बेहतर होंगी, हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर MQM से बात हुई, उन्होंने कोई चीज दी, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं, आसिम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि जब ये सारा वाकया हुआ MQM के साथ, तो उससे पहले भी खैर नासिर शाह साहब ने कोई बात उनसे की थी, लेकिन जो ये मुजाहरा करने आए थे चीफ मिनिस्टर हाउस पे, उसके बाद जो अमीनुल हक साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, उनसे CM साहब ने बात की और उनसे कहा कि आप हमें बताइए, हम कहीं पर भी आपके पास हमारी टीम आएगी, आपसे बात करने को तैयार है। उन्होंने इसको बड़ा खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी अच्छी बात है, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं आया। उन्होंने नहीं बताया कि कहां पर, किस वक्त, किस तरह से वो बात करना चाहते हैं। वजीर आला साहब जो हैं वो ताजियत के लिए गए उनके कारकुन के इंतकाल पर, जिसका उन्होंने मलबा हम पे डालने की कोशिश की थी। उस वक्त भी उनको कहा कि अच्छा होगा कि आप हमारे साथ चलें। उसको भी उन्होंने खुशाइन करार दिया कि बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, ताजीब करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने साथ जाना जो है वो गवारा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मौके पर अपनी इस नीयत का खुलकर इजहार किया है कि हम बातचीत के जरिए मसलों को हल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं बार बार कह चुका हूँ कि कराची में एक दौड़ लगी हुई है। MQM की वो बदमाशी वाला जो अरसा जब खत्म हुआ है, वो जबरदस्ती इंतखाबात जीतने वाला जो तरीक़ेकार का खत्म हुआ है, उसके बाद कराची का जो मैदान सियासत है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातें कोशिशें कर रही हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सबको करना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज से की जा रही है वो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। कभी लिसानी नारे लगा के, कभी लड़ने की कोशिशें करके, वो कर मुनासिब है। तो इस वक्त वो दौड़ लगी हुई है और इत्तफाक की बात है कि जमात इस्लामी ने शायद मुझसे लीड ले ली है। अब वो किसी तरह से उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये कि बातचीत करना चाहेंगे तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल इससे इनकार नहीं करती। हम सबसे बात करने को तैयार हैं। अगर उन्हें एक नियति से आएंगे, कानून में कोई मुनासिब तरामीम बताएंगे जिसके पीछे बदनीयती नहीं होगी, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। जहां तक कानून पे आपने एक और चीज कही कि हम उसके खिलाफ रिव्यू में जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए, कमेटी जो बनाई गई है उसका मकसद ये है कि अगर उसको फैसले को आपने पढ़ा हो, खासतौर पर आखिरी जो 3 पेजेस हैं जिसपे असल में फैसला है, वो उसमें बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी नहीं है।
मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि जी कोई मंसूबा जो है वो सूबाई हुकूमत नहीं शुरू कर सकती तरक्याती जब तक वो लोकल गवर्नमेंट की मर्जी ना हो, मंशा ना हो, पता नहीं बहुत से अल्फाज हैं मुश्किल। क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ तो मुझे समझना ही बड़ी मुश्किल लगती है। तो उसमें ये फैसला जो है वो सिर्फ सूबा सिंध के लिए तो नहीं है, कराची के लिए तो नहीं है, ये फैसला अब नाफिज होगा तमाम सूबों पर भी और इस्लामाबाद पर भी। अच्छा, हमारा ये ख्याल है कि उसके अंदर क्लैरिटी की जरूरत है, चूंकि इस तरह तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक ढेले का कोई एक काम भी नहीं कर सकती है। अगर हम उस ऑर्डर को एमक्यूएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जो उसके हक में है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बाकी 3 सूबे जो हैं इसमें मैं समझता हूं कि उनकी आवाज नहीं सुनी गई। अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, चले मान लूं कि फेडरल गवर्नमेंट की आवाज वहां थी, लेकिन पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से उनको नहीं सुना गया। तो अनहर्ड जो है आप किसी को किस तरह से उनको कह सकते हैं कि ये कानून तुम्हारे ऊपर भी नाफिज होगा तो भी इसको फॉलो करो, क्योंकि उनका नुक्ता नजर नहीं आया सामने। दूसरी बात यह है कि वो जो मुख्तलिफ महकमों के लिए कहा गया है, अब उसमें भी किस हद तक चीजें हमने करनी है, क्या करना है, ये कमेटी बनाने का मकसद ये है कि हम ये देखें कि जी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो काबिल अमल है, जिसको हम फौरी तौर पर अमेंडमेंट्स करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मसाइल पैदा होंगे और उस पर हम रिव्यू में चले जाएं। तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीका था कि कैबिनेट ने जो है वो 5 मेंबर्स कमेटी बना दी है और हम उस पर बहुत जल्द अपनी मीटिंग्स शुरू कर देंगे और कोशिश होगी कि किसी तरह कोई एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के कैबिनेट के सामने पेश करें और फिर अगर जरूरत हो तो फैसले के कुछ जो हिस्से हैं उसके मुतालिक हम रिव्यू भी फाइल करें। ठीक है सैयद गनी साहब, जाते हुए ये तो बताइएगा कितने चांसेस हैं बलदियाती इंतखाबात में, स्पेशली कराची में, कि आपका जमात इस्लामी से अलायंस हो जाए, इत्तेहाद हो जाए? देखिए, अभी तो अलायंस की बात किसी से भी नहीं है और ना जमात इस्लामी से हमने अभी तक बात की है, ना शुरू की है और ना ही किसी और जमात से बात की है। लेकिन जाहिर है कि जब लोकल सतह पे ये चीजें होती हैं तो ये वैसे मजमूई तौर पर बड़ा मुश्किल होता है कि पूरे सूबे में या पूरे शहर में आपका किसी से इत्तेहाद हो जाए। माजी का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों से इत्तेहाद होते हैं और ये अभी मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि किसी जमात से इत्तेहाद करने का हमने कोई फैसला कर लिया है, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमने किसी से जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला किया है। अभी ये सारी चीजें ओपन हैं, लेकिन फिलहाल जब आज आप उससे पूछ रहे हैं, इस मौके पर, इस मौजू पर जमात इस्लामी से हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। चलें सैयद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वफाकी वजीर और एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जब मुराद अली शाह ने आपको कॉल की और आपने हमारे शो में भी कहा कि उसे खुशाइन करार दिया, अभी तक आपने पीपल्स पार्टी को जवाब क्यों नहीं दिया? क्या एमक्यूएम अभी मुज़ाकरात के लिए उनसे तैयार है? हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची की सिंध की सियासत की अगर बात करें, लोकल बॉडीज एक मुतनाज़ा जो बिल मंजूर करवान बल्कि हो चुका था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो भी आपके सामने है। उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सिंध की खुसूसन कराची की सियासत में हलचल सी मच गई है। एमक्यूएम मुलाकातें कर रही है अवामी नेशनल पार्टी से भी, पीटीआई से भी, और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो मुलाकातें कर रही है जमात इस्लामी से। मामला किस तरफ जाएगा? सईद गनी साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे, वजीर इत्तलात सिंध हैं। उनके सामने जो हमारे जहन में सवालात थे कुछ छुपते हुए वो रखे। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब मौजूद। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक बात तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कल सुप्रीम कोर्ट का सामने आ चुका है और उस पर पीपल्स पार्टी ने कमेटी भी बना दी है जो 2 हफ्तों में ये सारे मामला तय कर ले और जिस तरह से फैसला हुआ मनोअन वो फैसला इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, फिर मसला क्या है? एमक्यूएम पाकिस्तान के गिले शिकवे क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है वेरी सिंपल सी बात है। एमक्यूएम पाकिस्तान गुज़श्ता मेरा ख्याल है कि 2013 से ये तवील जदोजहद करती चली आ रही है कि सिंध गवर्नमेंट लोकल एक्ट 2013 में पहली दफ़ा पास किया गया था, उसको मुस्तरद किया था। उस वक्त मुझे याद है गालिबन फैसल सब्जवारी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, एमक्यूएम के 50 से 51 मेंबर सभा असम्बली थे, हमने भरपूर मुखालफत की थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदबी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल को पास कराया। 2017 में हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ शहरी सिंध के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक गुड न्यूज़ है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तर्रा इम्तियाज़ रहा है
और जो उनके माजी पिछले मेरा ख्याल है 1 या 2 दहाई से आप देखें तो हमेशा क्या करते चले आ रहे, वो MKM पाकिस्तान माजी में भी उनके साथ रही है, लेकिन हमेशा कहते कुछ है करते कुछ है। अब MKM क्या कहते हैं, वेरी सिंपल सी बात है कि 2013 के जो तरमीम की गई थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में, और उसके बाद 2021 में जो बचे कुछ भी अख्तियारात थे जो मुंतखब नुमाइंदों के पास, लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदों के पास, उसे वापस किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन दिया है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर किसी आर्ग्यूमेंट के बगैर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी फर्द वाहिद ने नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया ने दिया है, उसने डायरेक्टिव दे दी है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन। अमीनुल हक साहब, 2 चीजें, ठीक है, 2 चीजें। एक तो पीपल्स के सईद गनी साहब ने कहा कि उस पर अभी गौर कर रहे हैं, शायद कुछ चीजों के खिलाफ जो है वो अपील में भी जा सकते हैं, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि आपने हमारे शो में ये कहा था कि मुराद अली शाह साहब ने आपको फोन किया और आपको मुज़ाकरात की भी दावत दी। आज मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि MQM की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन MQM साथ में एतराज लगा रही है कि जनाब आप जमात इस्लामी स्टेक होल्डर ही नहीं है, उनकी कितनी सीटें आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब सिंध गवर्नमेंट तो सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलना चाह रही है, लेकिन MQM मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं तैयार? यही बातें जो टीवी पे हो रही हैं, ये अगर उनके साथ मिलकर कर लें, क्योंकि वो तो कहते हैं हम इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं फैसला। चले, आपके सवाल का 2 फेस है। पहला फेस आपने कहा जमात इस्लामी या PSP। मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी पिछले 30 साल से शहरी सिंध के पॉलिटिक्स में आउट है। 0 × 0 = 0 उनका रिजल्ट है। इसी तरह दूसरी पार्टी जिसके पास वो मसलसल जा रहे हैं, उनको आप सब ने देखा कि अभी आज से चंद महीने नहीं बल्कि मेरा ख्याल 1.5 महीने पहले जो है सिंध कंटेनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, उनकी क्या सूरत हाल है, 0 रिजल्ट था। MKM पाकिस्तान यस इस शहर की पिछले 3 दहाइयों से बड़ी स्टेक होल्डर चली आ रही है, और मेरा ख्याल है अभी जितने महीना 1.5-2 महीने के जितने भी मेरा ख्याल है सनती इदारों में इलेक्शन हुए या कंटेनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, इमर्ज एज ए बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज हुई है। यस, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, हमने कहा है कि आप वसील नज़री का मुजाहरा करें। सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया, जो डायरेक्टिव इशू किया, आप उसे खुले दिल और खुले जहन के साथ तस्लीम करें कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद आप लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना अमीनुल हक साहब, देखिए वो तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आज अभी सईद गनी साहब ने कहा है कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो है वो काउंसलर को हमने ऑलरेडी दे दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, उसका चेयरमैन जो है अब मेयर होगा, वाटर बोर्ड चेयरमैन है वो अब मेयर होगा, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ भी जो है ये डिपार्टमेंट्स भी लोकल बॉडीज को आंसरेबल होंगे। तो इससे ज्यादा और क्या पीपल्स पार्टी शो करे? कल ही तो डिसीजन आया ना, तो उनको भी थोड़ा सा आप टाइम दे दें। ये जो 2 वीक में वो कह रहे हैं कमेटी बन गई है और हम मनोआन इस पर फैसले पर अमल कर देंगे, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक एतमाद का फुकदान है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिससे सफर आवाम हो रही है सिंध की। देखिए, अगेन मैं इसका सवाल 2 हिस्सों में देता हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने ऐलान किया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बना दिया जाएगा या को चेयरमैन, बल्कि चेयरमैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी कहा। अब देखिए, देयर इज ए कैच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई हुई है। उस स्टीयरिंग कमेटी के पास हायरिंग, फायरिंग, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत होगी। इसका मतलब जो भी मेयर आएगा ही विल वर्क एज ए पपेट। अब इसी तरीके से वाटर बोर्ड में भी ये करने यही सेम हरकत की इन्होंने। हम क्या कहते हैं कि यस, आप अगर मुज़ाकरात के साथ सीरियस हैं, क्योंकि देखिए मुझे MKM क्या कहती है, MKM अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने अवाम के साथ खड़ी रहती है, और पिछले 30 सालों से हमेशा ये रहा है। तो हम अवाम की बेहतरी के लिए, अगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त MKM के पास आती है, तो हम मेरा ख्याल है मुज़ाकरात पे उनको रोक टोक नहीं करेंगे, बल्कि खुले दिल खुले जहन के साथ उनके साथ बिल्कुल बैठेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, वो आपके जवाब के मुंतज़िर है ना अमीनुल हक साहब। जो CM साहब ने आपसे राब्ता किया, चल के आए, वो आपके जवाब के मुंतज़िर हैं, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे मुज़ाकरात शुरू कैसे होंगे? और आपको पीपल्स पार्टी की सीरियसनेस का अंदाजा ही मुज़ाकरात शुरू करके होगा। मेरा ख्याल है इसको अगेन इस तरह बात कर लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि जब मैंने वज़ीर आला साहब से बात की थी, बिल्कुल उन्होंने खुले दिल खुले जहन के साथ मुज़ाकरात की दावत दी, हमने भी उनके साथ बात मानी। लेकिन साथ साथ हमने क्या कहा था, हमने उनसे अर्ज़ की थी कि आप एक कमेटी बनाएं जो चेम हाउस के सामने ख़वातीन के साथ, अराकीन असम्बली के साथ, बच्चों के साथ जो जुल्म बर्बरियत किया गया था, लाठी चार्ज की गई थी, हेवी शेलिंग की गई थी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने अर्ज़ की थी कि आप किसी अच्छे अफसर का नाम नॉमिनेट करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि आपकी सीरियसनेस का। और फिर साथ साथ जो अगर आप कहते हैं
चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर, अगर आपकी इजाज़त के बगैर हुआ है तो मैं समझता हूं कि आईनी हाथों के साथ निपटा जाए कि वो कौन से अफसरान थे जो आपकी रेट को तस्लीम नहीं करते। हम और आप मिलकर उस अफसरान को ढूंढ के निकालते हैं, उनको सजा देते हैं आईन कानून के मुताबिक। लेकिन दूसरी बात, यस एमकेएम मज़ाकरात में कोई रोक टोक नहीं करेगी। अगर वो मेरा ख्याल है एमकेएम के ऑफिस आते हैं, एमकेएम के मरकज़ पर आते हैं, मेरा ख्याल हम खुले दिल खुले दहन के साथ एक्सेप्ट कर देंगे, उनके साथ बैठेंगे। ठीक है, चले अमीनुल हक साहब, ये तो अच्छी बात हुई। अब यहीं से इसी शो से आपका जवाब उन्हें मिल गया होगा। दूसरी बात, आज खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कहा कि अगर अवाम हमारे रोडों पर आ गए तो इस्लामाबाद का मंजरनामा तब्दील हो सकता है। ये तो वो मरकजी हुकूमत को सुना रहे थे। हाँ देखिए, मेरा ख्याल है कि हाँ एमकेएम हमेशा मरकज़ से वफाक से क्या कहती है, हमेशा अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की। और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से हमारे क्या ख्वाहिश होती है कि जो तरक्याती वादे ये दावा किया गया है शहरी सिंध के साथ, बिलखुसूस कराची के साथ, उस पर अमल दरामद हो। हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि उन चीज़ों को, उसकी रफ्तार को तेज़ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वफाक़ी हुकूमत के थैंकफुल कि ग्रीन लाइन कराची में चल पड़ा है। आपके पास मुख्तलिफ अगर वीडियो मैसेज, आपने वीडियो क्लिप देखी होगी तो हज़ारों की तादाद में, बिलखुसूस संडे के दिन हज़ारों की तादाद में मुसाफिर इस पर सफ़र करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसी तरीके से आपके इल्म में कि बावर फायर टेंडर ना चाहते हुए भी मतलब सिंध हुकूमत, हमने वफाक़ी हुकूमत ने उनको दिया। तरक्याती काम मेरा ख्याल है शहर के हर इलाके में वफाक़ी हुकूमत के फ़ंड से कराए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात थी। इसके साथ KCR का मनसूबा भी है, K4 का मनसूबा, मैं समझता बड़ा मनसूबा 126 अरब रुपए की लागत से अब इसे वफाक़ी हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है। सेंसस आपके सामने है कि सेंसस पे एक बड़े, जिसे कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इल्ज़ाम लगाती थी, और जो इनकी जो अब जो जमात इस्लामी, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात अलीम आदिल शेख ने कहा कि गालिबन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मामू भांजे का किरदार अदा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने भी जो इल्ज़ामात लगाए, इसके बावजूद एमकेएम ने क्या किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सेंसस 20 साल, 18 साल, 17 साल के बजाय 5 साल के मुख्तसर अरसे में कराया जा रहा है। और हमने क्या कहा था, हमने कराची के आवाम से वादा किया था कि 2023 का जो होने वाला इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला 2022 के सेंसस के बुनियाद पर होगा। दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये अच्छी बात है। हाँ, हमारी जब कोई डिफरेंसेस होती है, मसलन डिफरेंसेस से मुराद ये कि जैसे गैस का इशू है, हमने बार बार हमाद अदर से कहा है कि कराची गैस के इश्यूज को बेहतर से बेहतर किया जाए, सनती इदारे हों या घरेलू सार्फिन हो। हमें महसूस होता है। वैसे अमीनुल हक साहब, टाइम कम है, लेकिन आपने बड़ी ये जो पॉइंट है ना, स्पेशली इंडस्ट्रियल गैस का जो मसला है कराची में और सिंध में, वो आज भी उन्होंने एहतजाज किया। इस पर तो बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड आपको लेना चाहिए वफाकी हुकूमत के साथ। शाहजेब, मैं बिल्कुल आदिल, मैं बिल्कुल इस बात पे 100% मुत्तफ़क़ हूँ। ट्रस्ट में, आज से 2 हफ्ते पहले जो कैबिनेट का इजलास हुआ था, वहाँ पे भी मैंने सनती इदारों को और गैस की शॉर्टेज के हवाले से आवाज़ उठाई थी, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि यस, ये इंपॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर एमकेएम पाकिस्तान कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। साइट का इलाका हो, कोरंगी हो, फेडरल बी एरिया हो या कोई भी हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ टच में है, साइट एसोसिएशन है, कोरिंग एसोसिएशन हमारे साथ टच में है। मेरी जाती बेनिफिट कोई नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि साइट हो, कोरिंगी हो या किसी भी इलाके में जो सत्ते चलती है, इसमें मेरे इलाके का बच्चे, नौजवान वहाँ जॉब करते हैं, उनकी जॉब की सिक्योरिटी देना मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। तो यकीनन हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चले, अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहते हैं जिसके बाद आपसे दोबारा मिलता है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वाशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी मईशत के छठे जायजे की मंजूरी का इम्कान है। और इस मंजूरी का मतलब ये है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली और $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को जारी हो जाएगी। इस $1 अरब की किस्त के लिए हुकूमत को माशी और सियासी एतबार से इंतहाई मुश्किल और अहम फैसले करने पड़े। इन फैसलों में सबसे अहम और मुतनाज़ा फैसला स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का है, जिस पर हुकूमत को शदीद मज़ामत का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान ने 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिश्ना ख़त्म करके टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो भी बढ़ाया। और साथ में तरक्याती बजट में तकरीबन 200 अरब रुपए की कमी के अलावा बिजली और गैस के बिलों में भी इजाफा किया गया। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि इन शराइत पर अन जो है वो अमल भी करना है, क्योंकि पहले ही महंगाई से आजिज़ अवाम इन मुमकिन फैसलों के बाद मजीद महंगाई से मुतासिर होंगे, जो हुकूमत की सियासी बका के लिए खतरा ऑलरेडी बनता जा रहा है। 2 रोज़ पहले ही जारी आदादो शुमार ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के उनके मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई की शरह तकरीबन
13% थी, जो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ताहम इस प्रोग्राम की बहाली के इम्कान से हुकूमत को मस्बत सिग्नल्स भी मिलने शुरू हुए हैं। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी अगर ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ रही तो अभी बढ़ भी नहीं रहा। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान रहा। इंडेक्स जो है वो 46,000 की हद उबूर कर गया। इसके बावजूद लेकिन हुकूमत को कुछ संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस पर ध्यान देना तो दूर की बात, हुकूमत इनका जिक्र करने से भी इस वक्त कतरा रही है। और वो क्या है? मुल्क का इस वक्त बजट खसारा जो है वो तकरीबन 822 अरब रुपए से बढ़कर 961 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और इसी तरह सबसे अहम इशारिया करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा, जो गुज़श्ता माली साल में मनफी 1.2 अरब डॉलर था, वो बढ़कर इस शशमाही के दौरान 9.1 अरब डॉलर हो चुका है, जो कि इंतहाई संगीन खतरे की घंटियां बजा रहा है। रवा माली साल 2021-22 के दौरान पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर के कर्जे अदा करने हैं, जिनमें आने वाले 6 महीनों में 8.6 अरब डॉलर की अदायगियां होनी है। और इन 8.6 अरब में से 7.2 अरब डॉलर का प्रिंसिपल और 1.4 अरब डॉलर का सूद यानी इंटरेस्ट शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP की हालिया एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को कर्जों में बेतहाशा इजाफे पर वार्निंग भी दी गई है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना और नामवर माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इन्फ्लेशन इस वक्त 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13% तक पहुंच गई है। आपसे ये पूछना है कि ये जो मिनी बजट IMF के कहने पर हुकूमत ने पेश किया, उसमें सेल्स टैक्स 17% तक गया, क्या ये उसके असरात हैं या उसके असरात अभी आने हैं हम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वो इम्पैक्ट जो है वो अभी तक पूरा नहीं आया है। उसकी वजह ये कि जो बिल पास हुआ, फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल, वो तकरीबन महीने के एंड में हुआ था। ठीक। और अब आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में दवाइयों की कीमतें फॉर एग्जांपल बढ़ गई हैं और बढ़ रही हैं। और इस पे इसलिए की वजह यह है कि इस बिल में हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए, मेडिसिन के लिए, उन पर पूरा टैक्स लगाया था। इस तरह कुछ चीज़ों और पे भी, स्टेशनरी पे, आपके मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें जो हैं उन पर बढ़ते जाएगा। और मेरा ख्याल ये कि पूरा इम्पैक्ट आपको इस महीने के एंड में शायद नजर आए। ये तो डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं कि अभी उसका इम्पैक्ट आना है, तो इसका मतलब कि अभी जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं 13%, ये मजीद बढ़ेंगे? इस बात का तो खतरा जरूर मौजूद है। और साथ साथ आप ये देखिए कि बिजली के निर्खों में इजाफा किया जा रहा है। आज ही हमारे नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज 3 रुपए से ज्यादा दिसंबर के लिए मुकर्रर कर दिया है। और दूसरी तरफ जो बेस टैरिफ है उसमें इजाफा भी करना पड़ रहा है, इसलिए कि IMF के साथ एग्रीमेंट था आपका। अलबत्ता एक चीज जो जिसने रोका है अफरात-ए-ज़र में बढ़ने का, वो ये कि पहली तारीख को जो ख्याल था कि तेल की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा होगा, जी, वो वज़ीर आज़म ने फैसला किया ना बढ़ाने, उससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक दिया है। इससे रिलीफ हुआ है, मगर आने वाले दिनों में IMF का प्रेशर जरूर पड़ेगा और जो रेवेन्यू आप इसमें खो रहे हैं उसे वापस लाना किसी ना किसी तरीके से आप नहीं पड़ेगा। तो पाशा, ये जो सूरत हाल बन रही है, इम्कान इसी बात का कि छठे जायजे की मंजूरी हो जाएगी, 1 अरब डॉलर की किस्त हमें मिल जाएगी। लेकिन उमूमी तौर पर यह होता है कि जब भी ऐसे हो तो थोड़ी बहुत सर्टनटी आ जाती है मईशत में, एतमाद आ जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये 13% से भी ज्यादा महंगाई जब मिनी बजट का पूरा असर आएगा तो वो हो जाएगी, ऐसे में मईशत को ट्रैक पर क्या हम कह सकते हैं कि आ चुकी है या आने के करीब है? देखिए, इस वक्त चूंकि बाहर की कीमतों में इजाफा जो हुआ था उसमें कोई खास कमी नहीं आई है। अलबत्ता जो सबसे परेशानी की बात है कि तेल की कीमत जो साल के आगाज में पिछले साल के 40 अरब डॉलर 40 डॉलर थी फी लीटर आपके बैरल, अब वो बढ़ा के इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस वक्त जो आपके यहाँ अफरात-ए-ज़र है उसमें तकरीबन 20% सिर्फ एक चीज की वजह से है,
और वो है तेल की कीमतों के इजाफे। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा करंट अकाउंट खसारा, क्या आप एग्री करेंगे कि वो खतरे की घंटियां बजा रहा है? इस शशमाही के दौरान तकरीबन 9.1 अरब डॉलर वो हो चुका है। इसके बाद हमने कर्जे अदा करने हैं, 7.2 अरब डॉलर का प्रिंसिपल, फिर 1.4 अरब डॉलर का इंटरेस्ट हमने सिर्फ अगले 6 माह में अदा करना है। तो ये कैसे, एक तरफ हम ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी अपने बढ़ा रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लग रहा ये है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए अगले 6 से 9 महीने जो हैं वो काफी सख्त आने वाले हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके इम्कान, एस्टिमेशन किया है कि हमारे जो जरूरियात हो सकते हैं बाहर से कर्जों की और पैसों की, वो मिल मिलाकर इस 6 महीने में जनवरी से जून तक तकरीबन 17 अरब डॉलर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और IMF के प्रोग्राम के होने के बावजूद इस तरह के पैसे मोबिलाइज करने में दिक्कत होगी। अभी हमने सुकूक बॉन्ड फ्लोट किया, तकरीबन 8% हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ा है, जो पहले हमने कभी नहीं दिया। वेरी हाई। कीमतों में इजाफा हो रहा है और साथ साथ कर्जों की जो रफ्तार है उसे बढ़ाना पड़ रहा है। और अगर आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते स्टेट बैंक के रिजर्व्स में एक हफ्ते में $800 मिलियन की कमी आई है, हैरत अंगेज। तो अब नतीजा ये है कि आपकी पोजीशन जो है, अगर बाहर से तो रिजर्व्स और खुदा न खास्ता गिर सकते हैं और उसके नतीजे में रुपए की कदर में कमी आ सकती है और उससे अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो कायम। या डॉक्टर साहब, सूरत हाल वाकई परेशान कुन है, लेकिन क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या उसे करना चाहिए माशी टीम को ऐसे वक्त में जब हमें नजर आ रहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम भी सामने हमें खड़े नजर आ रहा है जिस तरह मामला चल रहे हैं? आपके पास जो रास्ते हैं वो इस वक्त आपको कोशिश ये होनी चाहिए थी, हमारी तो दिली ख्वाहिश ये थी कि मुल्क के संगीन माशी हालात को देखते हुए हमारी जो सियासी ताकतें हैं वो मिलजुल कर बैठ के एक नेशनल इकोनॉमिक एक्शन प्लान बनाते हैं। हमें दरअसल इस वक्त जरूरत ये है जिनको बेशुमार मराद मिले हुए हैं, तकरीबन 2000 अरब के, वो कम किए जाएं और उसके लिए एक कंसेंसस की जरूरत है, बिकॉज वो तो एलीट है। दूसरी तरफ कर्जों पे रफ्तार जो है उसको अब मैनेज करने में इसलिए दिक्कत और होगी, सूद में इजाफा होगा, इसलिए कि हमारा स्टेट बैंक जो है खुद मुख्तार हो चुका है। हुकूमत किस तरह स्टेट बैंक के साथ अपना रिश्ता कायम रखती है वो बहुत बड़ा मसला है। तीसरी तरफ खर्चों की कमी जो है, यकीनन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि अच्छा खर्चा होता है उसे कम कर दिया है, मगर दूसरे खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। कम से कम इस वक्त हमारे पास जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जो सालाना 800 अरब का लॉस कर रही हैं, उनको तेज रफ्तारी से बहुत सो को प्राइवेटाइज करना है। आपके जो मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स हैं वो फैल के तकरीबन 40 तक पहुंच गए हैं, उनको कम करके 22 या 23 पे लाना है। इस तरह के बड़े आपको स्टेप्स लेने हैं, मिलजुल कर बैठे, एक जिसे कहते थे चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। इस वक्त मुल्क के हालात संगीन तौर पर खराब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने चूंकि स्टेट बैंक का जिक्र किया, तरमीमी बिल, उससे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है स्पेशली ओपोजिशन जमातों का कि ये मुल्क की सलामती के खिलाफ है, मुल्क की सलामती कंप्रोमाइज हो सकती है, हमारी खारजा पॉलिसी असरअंदाज हो सकती है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करते हैं? जी मैं बिल्कुल करता हूँ और हमने इस बात को बहुत वाज़ेह किया है। देखिए 3 जरिए हैं जिससे सिक्योरिटी पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है। सबसे पहले हुकूमत ने ये एग्रीमेंट किया है कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट होगा और उसके नतीजे में अब डिफेंस के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनको मर्ज करके एक अकाउंट में लाना पड़ेगा और सारी इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक के पास होगी और ये बाहर भी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर कोई इमरजेंसी हुई, खुदा न खास्ता हालात खराब हुए और हमारे यहाँ कोई सैलाब आ गया या कोई अर्थक्वेक हो गया या बॉर्डर में टेंशन बढ़ गया और हमें इमरजेंसी के तौर पर हुकूमत को जरूरत है पैसों की,
तो वो आप नहीं ले सकते स्टेट बैंक से। और तीसरी तरफ जो बात है जो परेशान कुन है वो ये कि तकरीबन 60 से 70% कर्जों से पूरा किया जाता है, और अगर कर्जों की रफ्तार में कमी आ जाती है और उनके कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसके नतीजे में डिफेंस एक्सपेंडिचर पर बुरा असर पड़ सकता है। तो संगीन असरात हो सकते हैं। हम सब इस बात पे बहुत परेशान हैं, हमने बहुत कहा मगर कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।